हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड पुलिस पटवारी के लिए जो हमने 3 नई सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी सीरीज में आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी जीके के टॉप 10 सवाल। आज हमारा ये दूसरा भाग है। पुराने वीडियो आपने ज़रूर देखने हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत सारे अदर फैक्ट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कॉपी पेन के साथ बैठे रहें, जो सवाल पूछा उसके तुरंत आंसर दें। क्लास आप जानते ही हैं, रात 8 बजे हमारी क्लास चलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है हमारा, मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या केरल। सवाल है हमारा, मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ अदर फैक्ट्स भी आपको जनजातियों से रिलेटेड बताए जाएंगे। मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? 4 ऑप्शन है हमारे, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। सेशन आप लोगों ने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। अभी से प्रयास करते रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, टॉपिक पढ़ते रहेंगे, तो हमारी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी आदि सभी परीक्षाओं की बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अजय रावत जी की सीरीज हमारी समाप्ति ही होने वाली है। 9वां चैप्टर भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो सेशन लगातार फॉलो करते रहें। 4 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे परीक्षा वाणी की सीरीज। तो पहले सवाल, मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर है केरल। तो केरल की कुछ अन्य जनजातियों के बारे में अगर हम देखें तो नायर जनजाति आपने याद रखना है, डाफर जनजाति आपने याद रखना है, ये भी केरल की हैं। अब अंडमान और निकोबार की अगर कुछ जनजातियां मैं आपको बताऊं तो ओंग जनजाति और सेंटलीज जनजाति, ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये अंडमान निकोबार की हैं। सिक्किम की एक जनजाति मैं आपको बता देता हूँ, लेपचा जनजाति, महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के आपको बता देते हैं, हमारे उत्तराखंड की परीक्षा में एक बार पूछा गया है जनजाति के बारे में, तो गद्दी जनजाति। झारखंड की आपको बताएं तो संथाल और हो जनजाति आपने याद रखना है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति बताइए, तो गोंड जनजाति है। झारखंड की कौन सी जनजातियां हैं? संथाल और हो जनजाति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बताइए। एटली, चर्चिल, पैथिक लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं। पुराने वीडियो आप लोग ज़रूर देखते रहें। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 4 हमारे ऑप्शन हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। तो दूसरे सवाल का राइट आंसर है चर्चिल। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, 8 अगस्त 1942 को। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। 9 अगस्त 1942 से अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को या क्विट इंडिया मूवमेंट को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया था, आपने ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे लाखों हमारे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हमारे महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपने सारे नोट डाउन करने हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महत्वपूर्ण सवाल है, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं। सूर्यास्त हो गए, आप ध्यान दें। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? यानी इसमें होता यह था, लगान सूर्यास्त होने से पहले जमा करना होता था। तो ये किस प्रथा से संबंधित है, हमने बताना है। सूर्यास्त कानून का संबंध किस प्रथा से है? महत्वपूर्ण सवाल, तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का जनक आपने याद रखना है, कार्नवालिस है। तो कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793, अगर स्पेसिफाई हो गया इसकी डेट मैं आपको बता दूं तो 22 मार्च 1793 में कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चौथा सवाल। इसमें बहुत सारे फैक्ट आपके कवर होने वाले हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य फेमस युद्ध है कर्नाटक युद्ध, जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था?
तो कर्नाटक युद्धों के बारे में मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। फिलहाल इसका आंसर दें। पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, लंदन की संधि या इनमें से कोई नहीं। इन सवालों के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो मुझे मैसेज कर दें आप लोग। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? आज का हमारा चौथा सवाल है। टॉप 10 सवाल हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के प्रैक्टिस सेट का, जो कि ये हमारी स्पेशल सीरीज है। आज इसका हम देख रहे हैं भाग 2। वन लाइनर की भी 3 सीरीज आ चुकी हैं उत्तराखंड वन लाइनर की। उत्तराखंड के एमसीक्यू सीरीज के भी 2 भाग आ चुके हैं, उनको भी आपने फॉलो करना है। लगातार फॉलो करते रहें, बहुत फायदा होगा आपको। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पेरिस की संधि के साथ। पेरिस की संधि के साथ। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज अपना राजपाट भारत में बढ़िया तरीके से चलाना चाहते थे, तो ये भारत के साथ साथ यूरोप में भी लड़ते थे, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी, सभी जगह ये लोग लड़ते रहते थे। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के मध्य, जो कि एक्सला सापल संधि के साथ 1748 में समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध हमने याद रखना है 1748 से 1754 तक लड़ा गया था। ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। ये भी 54 में हुई थी, 1754 में। जबकि तीसरा कर्नाटक का युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, 1756 से 1763 यानी 7 साल तक चला था। यह युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। और इसी संधि के दौरान इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक फेमस युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि भारत में केवल एक ही शक्ति राज करेगी, वो होगी अंग्रेज। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है वांडीवास के युद्ध के समय फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग बता सके तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, ये भी बताएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें बहुत सारे फैक्ट मैं कवर कराने वाला हूँ आपको। 5वां सवाल आज का, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या इनमें से कोई नहीं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? अजय रावत जी की पुस्तक का 9वां चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि हम टोटल 4 भागों में देखने वाले हैं। और जैसे ही अजय रावत जी की हमारी पुस्तक समाप्त होगी 4 अप्रैल से हम लोग परीक्षावाणी चैप्टर, परीक्षावाणी वाली जो हमारी किताब है उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 5वां सवाल है हमारा, जल्दी से जवाब दें। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? पहली बात, ये दोनों नदियां बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं, तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है इसको पद्मा कहा जाता है। इसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है इसको जमुना कहा जाता है। तो दोनों जैसे ही बांग्लादेश में मिलते हैं तो इन्हें मिलकर कहा जाता है मेघना। गंगा नदी के बारे में अगर मैं कुछ फैक्ट आपको बताऊं, यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। इसका उद्गम हमारे प्यारे उत्तराखंड के गोमुख उत्तरकाशी से होता है। जब इसका उद्गम होता है तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के पास जब इसमें अलकनंदा नदी मिल जाती है, अलकनंदा और भागीरथी का जैसे ही संगम होता है वैसे ही जो नदी आगे बढ़ती है उसे गंगा कहा जाता है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल, हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में पहुंचती है। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये मानसरोवर चेमायुंगडुम ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, और तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, और जैसे ही ये नदी असम में पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम के बाद ये नदी पहुंचती है हमारे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जैसे ये पहुंचती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई, अगर ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई पूछी जाए, क्योंकि ये 3 देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, तो इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। पिछले वीडियो में जो जीके का एमसीक्यू सीरीज हमने देखा था तो उसमें मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी तीस्ता के बारे में। एक और सहायक नदी थी ब्रह्मपुत्र की, मानस नदी, आपने ध्यान रखना है।
मानस और तीस्ता किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक बताइए। यानी योग दर्शन का इजाद किसने किया था? गौतम ऋषि, पतंजलि, बादरायण या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब देंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक बताइए। सीरीज आप लोग फॉलो करेंगे, लगातार देखेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास करूँगा। अभी तो मेरी भी प्लानिंग है कि हफ्ते में एक दिन वन लाइनर वाली सीरीज आए, हफ्ते में एक बार उत्तराखंड की एमसीक्यू सीरीज आए और सामान्य ज्ञान जीके की सीरीज ज़रूर आए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इन सीरीज को मैं दो दो करके भी बढ़ा सकता हूँ हफ्ते में। ये आपके सपोर्ट पर ही निर्भर है। एक एक वीडियो तो ज़रूर आएगा हर हफ्ते। योग दर्शन के प्रतिपादक तो राइट आंसर है पतंजलि। बाबा रामदेव ने कहे आप लोग ये वो तो उन्हीं के नाम पे चला रहे हैं। तो कुछ अन्य दर्शनों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक पूछा जाता है, तो सांख्य दर्शन चलाया हमारे कपिल मुनि जी ने। पूछा जाता है कणाद ऋषि ने कौन सा दर्शन चलाया था? तो ऋषि कणाद जी ने वैशेषिक दर्शन चलाया था। वैशेषिक दर्शन। एक ऋषि हैं हमारे जैमिनी, तो जैमिनी ऋषि ने, ध्यान रखना आपने, पूर्व मीमांसा दर्शन दिया था। पूर्व मीमांसा दर्शन। तो पूछा जाए अगर उत्तर मीमांसा दर्शन किसने दिया था, तो उत्तर मीमांसा दर्शन हमारे महर्षि बादरायण जी ने दिया था। तो एक सवाल है आपके लिए, आपने बताना है गौतम ऋषि ने कौन सा दर्शन दिया था। बढ़ते हैं सातवें सवाल की तरफ। यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्ट मैं आपके कवर कराने वाला हूँ। तो सातवां सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 72वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत या 76वें संविधान संशोधन के तहत? किस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे फैक्ट हमारे यहाँ पे कवर होने वाले हैं। संविधान संशोधन अधिनियम मान के चलिए, यहाँ पे अधिनियम छूट गया हमसे। अधिनियम माने एक्ट। तो सातवें सवाल का हमारा राइट आंसर है 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसी के तहत। अब कुछ अन्य फैक्टर मैं आपके कवर कराता हूँ, आपने नोट डाउन जरूर करने हैं। तो सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन मैं आपको बता देता हूँ। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 जोड़ी गई। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसी के साथ साथ इसको लागू कब किया गया था? यानी 73वां संविधान संशोधन ये लागू कब किया गया, जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये पूर्ण रूप से लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993। इसी वजह से 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। तो 74वें संविधान संशोधन जिसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उसके तहत क्या क्या हुआ था? अनुसूची यानी शेड्यूल 12वां जोड़ा गया, भाग 9 का ए जोड़ा गया, जबकि इसे लागू किया गया है पूरे भारत में 1 जून, नोट डाउन जरूर करें, 1 जून 1993। 1993। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है नगर पालिकाओं के तहत कितने विषय दिए गए हैं जिसमें वे कानून बना सकते हैं। तो अगला सवाल है आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का 8वां सवाल। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा बताइए। तो हमारे ऑप्शन है लेह, मनाली, धर्मशाला या इनमें से कोई नहीं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा बताइए। महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा बताइए। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा बताइए। तो
8वें सवाल का हमारा राइट आंसर है लेह, जो कि 3500 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्री तल से। कुछ अन्य हवाई अड्डों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो एक हवाई अड्डा है हमारा जिसे पालम हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भी कहते हैं। ये हमारे प्यारे दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमारे हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, तो बेंगलुरु में एक हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा। पूछा जाए अगर केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करने हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे 90वें सवाल की तरफ। महत्वपूर्ण सवाल है भी। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका और कनाडा, या इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य है? महत्वपूर्ण सवाल है। यानी लैंड बाउंड्री किन दो देशों के बीच में सर्वाधिक है? 9वां सवाल आज का हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे फैक्ट मैं आपके यहाँ पर कवर कराऊंगा। इसके बाद अंतिम सवाल है, उसके बाद मैं सारे सवालों को रिवाइज कराने वाला हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है। लाइक और शेयर कर दें, बहुत है। लाइक भी कर देंगे तो काफ़ी है। आपके लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब ऑटोमेटिक इस वीडियो को शेयर कर देगा। आप लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका और कनाडा। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो भूमि सीमा रेखा है वो है 8,891 किलोमीटर। कुछ अन्य पॉइंट और है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है 3 बीघा कॉरिडोर, और एक और है शून्य रेखा। शून्य रेखा। तो वैसे ही अमेरिका और कनाडा के बीच, जिनके बीच विश्व में सबसे अधिक भूमि रेखा है, तो इनके बीच की जो लैंड बाउंड्री है उसका नाम है 49 डिग्री समानांतर रेखा। 49 डिग्री पैरेलल लाइन। कुछ अन्य देशों के बीच की सीमा रेखा भी मैं आपको बता देता हूं। एक सीमा रेखा है मैगिनॉट। मैगिनॉट। तो मैगिनॉट जो सीमा रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। एक और सीमा रेखा आपको बता देते हैं, हिंडनबर्ग। आपने ध्यान रखना है, हिंडनबर्ग जो सीमा रेखा है ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ये वही पोलैंड है जहाँ पर से हमारे जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र हैं उनको वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन से पोलैंड, पोलैंड से भारत लाया जा रहा है। और भी सीमा रेखाएं हैं, लेकिन पोलैंड से ही बहुत सारे लोगों को लाया गया है। भारत सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस युद्ध के समय पे। तो अगला सवाल देखते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल, 10वां सवाल। किस देश की राजधानी बगदाद है? ऑप्शन है हमारे ईरान, इराक, थाईलैंड, या इनमें से कोई नहीं। किस देश की राजधानी बगदाद है? सवाल आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे फैक्ट मैं आपको और भी कवर कराने वाला हूँ। सवाल भले ही सरल लगे, कठिन लगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने नोट डाउन जरूर करना है। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करनी है, वीडियो ध्यान से देखना है, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पुरानी वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। मैंने आधुनिक भारत के प्रश्नों के माध्यम से पूरा आधुनिक भारत समझाया हुआ है, प्राचीन भारत समझाया हुआ है, उत्तराखंड समझाया हुआ, उत्तराखंड की शॉर्ट ट्रिक समझाई हुई हैं, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट हैं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी समझाया हुआ है, परीक्षा वाणी के प्रैक्टिस सेट हैं, अजय रावत समझाया हुआ है, अजय रावत जी के प्रैक्टिस सेट समझाए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाएं, आप वहाँ से सॉल्व करें, नोट्स बनाएं, बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो किस देश की राजधानी बगदाद है? तो इसका राइट आंसर है इराक की राजधानी बगदाद है। तो ईरान की क्या है? तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। थाईलैंड की क्या है? तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। अब इन देशों के बारे में हमने देख लिया है, तो इनकी मुद्रा यानी करेंसी के बारे में भी देख लेते हैं। तो ईरान की मुद्रा है, आपने ध्यान देना है, रियाल है।
रियाल। इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा है ईरानी दिनार। दिनार करके आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रियाल मैंने आपको बताया वो ईरानी रियाल है। और इराक की है इराकी दिनार। और थाईलैंड की है थाई बहत। बहत आपने याद रखना है, थाई मतलब उनका देश हो गया है। जैसे हमारा रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, तो हमारा भारतीय रुपया है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है, नेपाल का नेपाली रुपया है, श्रीलंका का श्रीलंका रुपया है। तो उम्मीद है सारे फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करे होंगे। तो एक बार जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त करते हैं। तो पहला सवाल, मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? केरल में निवास करती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? स्थायी बंदोबस्त से है। चौथा सवाल, तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है, क्योंकि वही मिलते हैं ये। योग दर्शन के प्रतिपादक हमारे पतंजलि हैं। एक सवाल आपके लिए घर के लिए था कि गौतम ऋषि ने कौन सा दर्शन दिया हुआ है? कि संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन के तहत। 8वां सवाल, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा। 9वां सवाल, विश्व की सबसे लंबी भूमि रेखा किन दो देशों के बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में 8,891 किलोमीटर। और आज का अंतिम सवाल, किस देश की राजधानी बगदाद है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी आदि परीक्षाओं के लिए अगर सीरियस हैं तो इस सेशन को लगातार फॉलो करें। हमारे पुराने वीडियो पे आप ज़रूर देखें, आपको ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।